हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप। मतलब कि टोनी स्नैप करने के बाद बच जाता तो आगे की कहानी क्या होती। क्योंकि टोनी के मरने के बाद MCU का क्या हुआ वो तो आप देख ही रहे हो। जले पे नमक ना छिड़कते हुए मरहम पट्टी लगाते हैं एंड जानते हैं कि मार्वल कितना डिफरेंट हो सकता था अगर टोनी जिंदा रहता। तो अपने फेवरेट आयरन मैन मोमेंट को कमेंट डाउन कर दीजिए और इस कहानी का मजा लीजिए। तो कहानी स्टार्ट होती है टोनी के स्नैप से, जिसके बाद से थैनोस और उसकी आर्मी धूल बनने लगती है और फिर टोनी वहां पे गिरने लग रहा होता है। सब कोई उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं और इन कुछ सेकंड्स के अंदर ही टोनी रियलिटी स्टोन की मदद से अपने घाव को भरने लग रहा होता है और टाइम स्टोन की मदद से इस इफेक्ट को जल्दी जल्दी कर रहा होता है, जिसके वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन सहना पड़ रहा होता है। इसीलिए वो पावर स्टोन की मदद से खुद को थोड़ी पावर देता है और सोल स्टोन की मदद से अपने सोल को अपने बॉडी से निकलने नहीं दे रहा होता है, जिसके बाद से वो वहां पर बेहोश हो जाता है और वॉर मशीन एंड थॉर टोनी को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्योंकि टोनी के इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा से यूज करने के बावजूद टोनी इतना जख्मी रह जाता है कि वो सिर्फ किसी तरह सरवाइव कर पाता है और जो डैमेज रहते हैं वो अभी भी ज्यादा रहता है। टोनी आईसीयू में बेहोश रहता है, जहाँ इसी दरमियान कैप्टन अमेरिका स्टोन्स को रिटर्न करने के लिए अलग अलग टाइमलाइन में जाते हैं, जहां से उनको लाया गया था, जिसको मैंने अच्छे से अपने पुराने वीडियो में बताया था, जिसका टाइटल था कि हाउ कैप्टन अमेरिका रिटर्न द इन्फिनिटी स्टोन्स इन एंड गेम। जिसने देखा है वेल एंड गुड एंड जिसने नहीं देखा है उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूं कि कैप्टन अमेरिका एसगार्ड जाते हैं, जहां वो रियलिटी स्टोन फ्रीगा को दे देते हैं। क्योंकि वो शुरू से जानती थी कि थॉर यहाँ आया है कोई चीज लेने के लिए और वो लेकर गया है तो उसको लौटाने के लिए दोबारा आएगा ही। बट थॉर के जगह कैप्टन को देखकर वो थोड़ी सी अपसेट होती है, लेकिन स्टिल वो रियलिटी स्टोन मौका मिलते ही जेन के अंदर डाल देती है, जो कि उसने कैप्टन अमेरिका से लिया था ताकि टाइमलाइन सही हो जाए। इसके बाद कैप्टन टाइम स्टोन देने के लिए जाते हैं एंशिएंट वन को, जहां पर एंशिएंट वन टाइम स्टोन की मदद से स्पेस स्टोन के आजू बाजू टेसरैक्ट, माइंड स्टोन के आजू बाजू सेप्टर और पावर स्टोन के आजू बाजू और बना देती है, ताकि जब कैप्टन उसको वहां रखने जाए तो उसमें कुछ डिफरेंस ना नजर आए। अब बचा सोल स्टोन, तो सोल स्टोन वाला कहानी इंटरेस्टिंग है, जिसको आपको उसी वीडियो में जाकर देखना होगा, क्योंकि उस पार्ट में कैप्टन अमेरिका रेड स्कल से मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब बात करते हैं टोनी की, जो कि आईसीयू में रिकवर हो रहा होता है, जहां कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन होश में आते ही वो पेपर या फिर मॉर्गन स्टार को नहीं बल्कि निक फ्यूरी को देखता है, जहां पर निक फ्यूरी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अर्थ को एंड इस यूनिवर्स को बचाने के लिए क्या क्या किया है, बट खतरा अभी टला नहीं है। जिस पर टोनी कहता है कि कम ऑन फ्यूरी, होश में आते ही सबसे पहले इंसान अपनी फैमिली को देखना चाहेगा और तुम यहाँ पर एक बुरी खबर लेकर आए हो। फ्यूरी कहता है कि अगर मैटर सीरियस नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता, बट अर्थ में एलियन इन्वेजन होने वाला है। टोनी कहता है कि तो क्या हुआ, जिस तरह थैनोस की आर्मी को हमने धूल चटाई है उसी तरह उस आर्मी को भी चटा देंगे। तभी पीछे से एक और निक फ्यूरी आता है एंड सामने वाला निक फ्यूरी स्क्रल वाले रूप में आ जाता है एंड बताता है कि मैं टैलोस हूँ। जब फ्यूरी स्वॉर्ड स्टेशन में या अर्थ के बाहर जाते हैं तब मैं अर्थ में उनकी जगह को पूरी करता हूँ। तभी असली फ्यूरी कहता है कि अब तुम समझे कि मैं किस इन्वेजन की बात कर रहा हूँ। एन एम्पायर टॉपल बाय इट्स एनिमी कैन राइज अगेन, बट द वन व्हिच क्रम्बल्स फ्रॉम विद इन दैट्स डेड फॉरएवर। अगर पता हो कि दुश्मन कौन है तो हम उनसे डील कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने ही दुश्मन बन जाए तब क्या करेंगे। टोनी कहता है कि इलैबोरेट। टैलोस बताता है कि हम स्क्रल है, जो कि किसी का भी रूप ले सकते हैं। हमारे स्पीसीज का क्री के साथ लंबे समय से युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट तबाह हो गया और इसके बाद से हम सब बट गए और अलग अलग प्लैनेट्स में जाकर वहां घुल मिल के रहने लगे। कैप्टन मार्वल ने मेरे एंड मेरे जैसों की मदद की 1990s में, जिसके बाद से हम फ्यूरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तभी टोनी कहता है कि अच्छा, तो क्री को पता चल गया है कि स्क्रल अर्थ में है और वो हमला करने वाले हैं। जिस पर निक फ्यूरी कहता है नहीं, टैलोस ने सिर्फ उसके जैसे अच्छे स्क्रल के बारे में बताया। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। टोनी क्री जंग करते हैं क्योंकि स्क्रल के तरफ भी उनके जैसे ही वॉर मंगरिंग लोग थे एंड ये वॉर मंगरिंग स्क्रल्स क्री के हाथों मात खाने के बाद से दूसरे प्लेनेट में पहले जाते हैं, वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और मोस्ट पावरफुल लोगों को रिप्लेस करते हैं और फिर अपनी आर्मी को वहां पे बिल्ड करने लगते हैं। तभी टैलोस बताता है कि अभी तक 2 प्लैनेट्स तबाह हो चुके हैं क्री स्क्रल वॉर के वजह से एंड अर्थ तीसरा बन सकता है, क्योंकि स्नैप के बाद से अर्थ में सब बिखर चुके थे एंड इसी बात का फायदा उठाते हुए
बुरे स्क्रल्स ने पॉलिटिकली अपनी पकड़ अच्छे जगह पे बना ली है, वहीं कुछ तो सुपर हीरोज को भी रिप्लेस कर चुके हैं। टोनी कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम लोग तो सिर्फ रूप बदल सकते हो, तो सुपर हीरोज को कैसे रिप्लेस कर रहे हो, एंड तुम इतने श्योर कैसे हो कि कुछ सुपर हीरोज रिप्लेस हो चुके हैं। जिस पर टेलोस बताता कि असल में स्क्रल्स में कैटेगरी होती है, जिनमें से सुपर स्क्रल वो होते हैं जो कि पावर्स भी मिमिक कर सकते हैं। एंड जहां पर थैनोस के साथ लड़ाई हुई, वहां पर जब हम लोगों ने साफ सफाई किया तो अपने स्क्रल भाइयों के शरीर को पाया, जो कि चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि स्क्रल्स तो यहाँ पर ह्यूमंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बट चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सुपर स्क्रल थे एंड हमें उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसीलिए हमने थोड़ा रिसर्च किया और उन रिकॉर्डेड फुटेज को एनालाइज किया जो कि हमें उस जंग की मिली। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि जब स्कॉट वैन में उस क्वांटम मशीन को ठीक कर रहा था, तब एक जायंट मैन बाहर लेवियाथन से लड़ रहा था, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जायंट मैन एक सुपर स्क्रल था। ऐसे और भी सुपर हीरोज हो सकते हैं जो कि असल में सुपर स्क्रल हो, ऐसा हमारा मानना है। भले ही बुरे स्क्रल्स ने आपकी मदद की हो थैनोस से लड़ने में, बट उनका इरादा थैनोस को रास्ते से हटाना था, ना कि आपकी मदद करना, एज अल्टीमेटली वो क्री को हराना चाहते थे। फ्यूरी बताता है कि एवेंजर्स अभी बिखरे हुए हैं एंड मैं उन्हें एकजुट करने नहीं जा रहा, क्योंकि क्या पता उनमें से कोई स्क्रल हो। मुझे सिर्फ तुम पर एंड कैप्टन पर विश्वास है। एंड तभी पीछे से कैप्टन आता है। टोनी कहता है कि थ्योरी कन्विंसिंग है, बट मैं कैसे मान लूं कि तुम निक फ्यूरी हो एंड पीछे जो ये बंदा खड़ा है वो कैप्टन अमेरिका ही है, ना कि कोई सुपर स्क्रल। जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि स्क्रल्स भले ही हमारे बॉडी को कॉपी कर ले, लेकिन वो हमारे ब्लड को कॉपी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका ब्लड ग्रीन होता है और हमारा रेड। ऐसा कहते हुए वो पास रखे एक छोटे से नाइफ को उठाता है और अपने हाथ में एक छोटा सा कट मारता है। टोनी रेड ब्लड को देखकर कैप्टन की ओर देखता है, जहां पे कैप्टन कहता है कि मुझे तुम्हें सच पहले ही बता देना चाहिए था कि हॉवर्ड की डेथ के पीछे हाइड्रा का हाथ है, जिसमें बकी भी इन्वॉल्व था। मैं आज भी सोचता हूं कि काश मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दिया होता तो एवेंजर्स कभी टूटती ही नहीं और थैनोस को हम पहली बार में ही हरा देते साथ मिलकर। टोनी कहता है कि कैप्टन, मैं अब पास्ट में नहीं जीना चाहता, उस गलती के लिए मैं माफ कर चुका हूं, क्योंकि शायद तक डैड भी यही करते, और इन सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, प्लस दुनिया को भी बचाना है। तो फ्यूरी, प्लान क्या है? जिस पर फ्यूरी स्माइल करता एंड कहता कि तुम्हें मरना होगा। इसके बाद न्यूज आती कि टोनी स्टार्क, जो कि स्नैप के वजह से क्रिटिकल सिचुएशन में थे, वो अब नहीं रहे, और फिर उनका फ्यूनरल दिखता। स्टार्क दूर से ही अपने फ्यूनरल को देखता एंड कहता कि कभी सोचा नहीं था कि खुद के फ्यूनरल को देखना पड़ेगा। असली फ्यूरी कहता है कि मरे हुए इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, प्लस इसका एक और फायदा ये है कि हम लोग फ्रीली काम कर पाएंगे। जहां कैप्टन एक अननोन आइलैंड में एक बेस बना रहे हैं, जहां पर सिर्फ ह्यूमन है, जो कि बैनर के सेफ हाउस से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं टोनी एंड फ्यूरी स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं कि इस सीन से कैसे डील किया जाए। वहीं दूसरी ओर पीटर की लाइफ बिल्कुल वैसी ही दिखाई जाती जैसा कि हमें फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर दिखाया गया था। मतलब कि वो ट्रिप में जाता, फ्यूरी से एडिट क्लास लेता एंड मिस्टीरियो के साथ यहाँ लड़ाई करता। चेंजेस तब आएंगे जब कैप्टन को लगेगा कि मिस्टीरियो असल में स्क्रल है, जो कि अपनी जगह सुपर हीरोज के बीच में बनाना चाह रहा है। वो नोटिस करेंगे कि मिस्टीरियो हमेशा उस जगह पे पहुंच जाता है जहां भी खतरा आने वाला रहता है, एंड अगर ये इतना ही पावरफुल था तो एंड गेम के टाइम ये कहां था। जिस पर टेलोस, जो कि निक फ्यूरी बना घूम रहा है, वो मिस्टीरियो की कहानी कैप्टन को बताता कि ये दूसरे दुनिया से आया है, मतलब कि वही झूठी कहानी जो कि मिस्टीरियो ने सबसे कहा था। कैप्टन को ये कहानी उतनी पसंद नहीं आती और वो बैकग्राउंड चेक पर लग जाता है, जहां उसके हाथ एक क्लिप लगती है जहां फायर एलिमेंटल वर्सेस मिस्टीरियो की लड़ाई चल रही होती है। और यहाँ पर कैप्टन नोटिस करते हैं कि मिस्टीरियो के जो लेजर है वो बुलेट होल्स जैसा या फिर क्या बुलेट मार्क्स जैसा निशान छोड़ रहे हैं। उस लड़ाई को और भी अच्छे से एनालाइज करने के बाद से वो रियलाइज करते हैं कि पीटर की वेबिंग मिड एयर में किसी चीज से टकराकर घूम जाती है एंड कुछ मेटेलिक पार्ट एली में जा गिरता है। कैप्टन अपने लोगों को वहां पर भिजवाते हैं, बट उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आपको याद होगा कि मूवी के अंदर एमजे ने उसको उठा लिया था, जिसके बाद ही पीटर एंड एमजे को पता चलता है कि मिस्टीरियो सिर्फ इल्यूजन बनाता है। कैप्टन रिसर्च करता एंड पता करता कि क्विंटन बैक असल में है कौन, और उन्हें ये बात पता चलता कि ये एक्स एम्प्लॉय है स्टार्क इंडस्ट्रीज का, जिसको इसलिए फायर कर दिया गया था क्योंकि वो मेंटली इल था, प्लस
वो इल्यूजन बनाने का एक्सपर्टीज था। कैप्टन टेलोस को फोन लगाकर बोलते कि मिस्टीरियो पे नजर रखना, वो सही बंदा नहीं है क्योंकि क्विंटन असल में एक्स स्टार्क एम्प्लॉय है जो कि टोनी के बार्फ टेक का हिस्सा था जिससे इल्यूजन बनते हैं। तो हो सकता है कि जितने भी हमने मॉन्स्टर्स देखे वो सब इल्यूजन है। टेलोस कहता कि कैप्टन, मैं उस जगह पे मौजूद था और मैं इतना श्योर हूं कि वो इल्यूजन तो नहीं थे क्योंकि उन मॉन्स्टर द्वारा किए जा रहे तबाही को मैंने अपनी आंखों से देखा है जो कि बिल्कुल रियल थे। एंड आप जिस क्विंटन बेक की बात कर रहे हो वो इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है जो कि प्रेजेंटली न्यूयॉर्क के XYZ वाली जगह पे रहता है। मैंने फुल बैकग्राउंड चेक कर रखा है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप भी कर लो। कैप्टन कहते हैं कि मे भी तुम सही हो बट फिर भी मिस्टीरियो पे नजर रखना और मुझे पल पल की खबर देते रहना। जिस पर टेलोस कहता है आय आय कैप्टन। इसके बाद कैप्टन उस अपार्टमेंट में जाते हैं जहां पर क्विंटन बेक रहता है जिसके बारे में टेलोस ने बताया था। वहां वो क्विंटन बेक को देखते तो हैं बट वो एक चीज और नोटिस करते हैं कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। और जब कैप्टन उस इल्यूजन से बात करने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू अपना हाथ आर पार करते हैं तो वो ड्रोन उस इल्यूजन को हटाकर कैप्टन के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ पर ड्रोन वर्सेस कैप्टन की बिल्कुल वैसे ही लड़ाई होती है जैसे स्पाइडरमैन वर्सेस मिस्टीरियो का हुआ था, लेकिन एक छोटे स्केल में क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ड्रोन्स नहीं थे। यहाँ पर किसी तरह कैप्टन उन ड्रोन्स को ठिकाने लगाकर बाहर निकलते हैं लेकिन वो काफी जख्मी रहते हैं, इसीलिए वो टोनी को कॉन्टैक्ट करते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। वहीं दूसरी ओर विलियम को यह बात पता चलती है कि क्विंटन के घर में जो ड्रोन्स लगे हुए थे वो तबाह हो चुके हैं, जिसके बारे में वो क्विंटन को बताने का सोचता है बट फिर उसे याद आता है कि थोड़ी ही देर में क्विंटन अपना ग्रैंड फिनाले परफॉर्म करने वाला है लंदन ब्रिज के ऊपर। तो ऐसे समय में अगर ये खबर देगा तो हो सकता है कि क्विंटन इसकी जान ही ले ले, क्योंकि लास्ट टाइम जब एक ड्रोन का एक प्रोजेक्टर टूटा था तो क्विंटन ऑलमोस्ट सबकी जान लेने ही वाला था। एनीवेज पीटर की कहानी बिल्कुल मूवी के जैसे ही चल रही होती, सिर्फ अंतर ये होता कि इस बार पीटर की मदद करने के लिए वहां पे स्टेल्थ सूट मतलब कि गायब मोड में टोनी स्टार्क आते, जिसको मिस्टीरियो अपने ड्रोन से नोटिस कर लेता एंड लगातार हमले करने लगता क्योंकि उसे तो टोनी से खुन्नस थी ही। जब तक मिस्टीरियो वर्सेस आयरन मैन चल रहा होता, पीटर रिकवर करता और एक प्लान के तहत मिस्टीरियो के पास पहुंचता, जहां पर वो जाते ही कहता कि तुम्हारे असिस्टेंस के लिए थैंक यू फ्राइडे, लेकिन यहां से मैं देख लूंगा। मिस्टीरियो जो कि ये बात जानता था कि सामने आयरन मैन है, वो आयरन मैन को कहता कि खबरदार जो तुम यहां से गए, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना और मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। पीटर को लग रहा होता कि उस सूट के अंदर रोडी या आयरन मैन का कोई सेंट्री मोड होगा, क्योंकि होमकमिंग में भी ऐसे ही उसको बचाने के लिए सूट आ जाते थे। तो टोनी ने हो सकता है कि ऐसे सूट रखे होंगे जो कि पीटर की मदद के लिए टाइम टू टाइम आए, तो उसे लगता कि यहाँ पे मिस्टीरियो पागल हो गया है और वो उस पे हमला करता। मिस्टीरियो आधे ड्रोन को टोनी स्टार्क के पीछे भेज देता और अपने आधे ड्रोन से पीटर से लड़ने की कोशिश करता, लेकिन रिजल्टेंट वही होता जो कि मूवी में हुआ था, मतलब कि पीटर यहाँ पे बैग से चश्मा लेके सब कुछ रोक देता है। तभी वहां पे टोनी आ जाता है, जिसको देख के पीटर कहता है थैंक यू फ्राइडे मदद करने के लिए। कि तभी उससे टोनी निकलते हैं, कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया बट इन सब के लिए जिम्मेदार तुम ही हो। जब मैंने एडिट की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी तो तुमने एडिट किसी और को क्यों दी? पीटर बोलता कि क्या तुम कोई रिकॉर्डिंग हो या टोनी का कोई एआई? टोनी कहता है कि मैं टोनी ही हूं, मैं एक अंडरकवर मिशन में हूं बट मुझे अपने ग्रैंड मिशन को रिस्क में डालना पड़ा क्योंकि तुमने इतना बड़ा थ्रेट को जन्म दिया। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मुझे खबर मिल गई, वरना पता नहीं क्या होता। बाय द वे ये सूट तो मैंने नहीं बनाया था, क्या इसे तुमने बनाया? जिस पे पीटर कहता हाँ, क्योंकि वो शॉक में था कि टोनी जिसके फ्यूनरल को अटेंड किया था वो अभी उसके सामने है। टोनी उसके कमर में देखता एंड कहता है कि तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे वेब कार्ट्रिजेस क्यों मिसिंग है, अगर वेबिंग खत्म हो जाती है तो तुम क्या करोगे? कि तभी बीच में पीटर उन्हें गले लगा लेता और कहता है आई मिस्ड यू मिस्टर स्टार्क, जिस पर स्टार्क कहते कि मी टू जूनियर, तुम इंटेलिजेंट हो बट थोड़े लेजी हो, जो कि तुम्हारे इस सूट के बनाने वाले तरीके से पता चलता है। प्लस जिम्मेदारियों से भागो मत पीटर, क्योंकि मैंने ये एडिट की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। तुम्हें और मेहनत करनी होगी बच्चे, ताकि तुम अपने इंटेलिजेंस को ठीक से फर्निश कर पाओ, क्योंकि इंटेलिजेंस कोई प्रिविलेज नहीं है, ये एक गिफ्ट है जिससे तुम्हें मानवता की भलाई के लिए यूज करना है। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर्सनल लाइफ एंड सुपर हीरो लाइफ को बैलेंस करने में स्ट्रगल कर रहे हो, बट मुझे विश्वास है कि तुम बीच का रास्ता निकाल लोगे। अभी तुम एडिट के लिए रेडी नहीं हो, इसीलिए इसको तुम अभी यूज मत करना। पीटर पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे, जिस पर टोनी कहता है कि जरूर मिलेंगे, बट तब तक मेरे बारे में किसी को मत बताना।
ना हैप्पी को, ना मॉर्गन को, ना पेपर को। और उसके बाद से टोनी वहां से चला जाता। फिर पीटर जाता, एमजे से मिलता एंड उसकी आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू होती। एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो ने डेली ब्यूगल को एक क्लिप भेजा है जिसमें उसने चीजों को अपने हिसाब से एडिट किया है, जहां हम देख सकते हैं कि टोनी कहता है पीटर से कि जितनी बड़ी थ्रेट होगी उतने बड़े हीरो तुम बनोगे, तुम मिस्टीरियो को ठिकाने लगाओ वरना ये पूरी दुनिया को बता देगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है, क्योंकि मैं तुम्हें अगला टोनी स्टार्क बनाना चाहता था और इस हीरोगिरी से छुट्टी लेना चाहता था। फिर मिस्टीरियो कुछ और एविडेंस और क्लिप्स प्रोवाइड करता जिसमें हम देख सकते हैं कि टोनी के वेपन्स ना सिर्फ देश के मिलिट्री के पास है बल्कि दुश्मनों के भी पास है। इसका मतलब ये हुआ कि टोनी स्टार्क वेपन दोनों साइड को बेचता था। असल में मिस्टीरियो यहाँ ओबाडिया स्टैन के करतूतों का बिल टोनी पे फाड़ देगा, जिससे लोग ना सिर्फ पीटर बल्कि टोनी के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो निक फ्यूरी जो स्वॉर्ड के स्पेस स्टेशन में थे वो अर्थ आते हैं एंड टोनी से कहते हैं कि टोनी क्या जरूरत थी तुम्हें मिस्टीरियो एंड स्पाइडी की लफड़े में पड़ने की, जिस पर टोनी कहता है कि कैप्टन ने कहा था कि मामला सीरियस है एंड मेरे स्पेस से अर्थ में आते आते मैंने देखा कि मिस्टीरियो मेरे ही एडी ड्रोन्स को यूज करके तबाही मचा रहा है। निक फ्यूरी कहता कि उन सब को हैंडल करने के लिए हमारे लोग थे, तुम्हारे इस गलती के वजह से तुमने जो मरने का नाटक किया था वो पूरी दुनिया के सामने राज खुल चुका है और उसने तो तुम्हें उन क्राइम के लिए फ्रेम कर दिया है जिसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। टोनी कहता है कि हाँ मालूम है मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि सिर्फ प्रॉब्लम ही बताओगे या सॉल्यूशन भी, जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। जिसके बाद से फ्यूरी टीवी चालू करता है जिस पर हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है पेपर द्वारा, जहां वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के बिहाफ में ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है कि भले ही लंदन वाले हमले में हमारे ड्रोन्स इन्वॉल्व थे बट उसको यूज करने में टोनी या पीटर का किसी का भी हाथ नहीं था। जिस पर मिस्टीरियो वक्त कहते हैं कि तुम झूठी हो एंड अनाप शनाप बोलने लगता है कि तभी सिक्योरिटी उन लोगों को बाहर ले जा रहे होते हैं कि वहां पे आयरन मैन का सूट आता है, हेलमेट खुलता है तो उसमें टोनी रहता है, जिसके बाद से सब शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी टोनी कहता है कि वैसे तो मैं एंट्री धमाकेदार करना चाहता था बट सोचा नहीं था कि ऐसे हालात में आना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि सबसे पहले तो मेरे ऊपर मिस्टीरियो द्वारा लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं, क्योंकि मेरी कंपनी सिर्फ आर्मीज के लिए वेपन्स बनाती थी एंड जो वेपन्स टेररिस्ट के पास मिले थे वो ओबाडिया स्टेन की वजह से मिले थे। मैंने अपना वेपन डिवीजन उसी दिन बंद कर दिया जिस दिन मैंने ये ऐलान किया था कि आई एम आयरन मैन, बिकॉज आयरन मैन कोई वेपन नहीं बल्कि मैं ही आयरन मैन हूँ। इसके बाद टोनी कहता है कि पीटर ने भले ही एडिट ड्रोन्स को शटडाउन करने का आदेश दिया था जिसका क्लिप पब्लिक किया गया बट उसको ऑन मिस्टीरियो ने किया था। फिलहाल मेरे पास कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है क्योंकि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है बट उससे एक गलती हो गई कि तभी एक रिपोर्टर पूछती है कि तुमने ये ड्रोन्स क्यों बनाए, जिस पर टोनी कहता है कि ये ड्रोन्स बनाए थे मैंने अर्थ के सेफ्टी के लिए, इन केस फ्यूचर में एलियन इन्वेजन न्यूयॉर्क के जैसे फिर कभी हो तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे। अल्ट्रॉन प्रोग्राम में मैंने एआई डालने की गलती की थी जिसकी वजह से सुकोविया में एक एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए मैं ऐसे ड्रोन्स बनाए जो कि ह्यूमन के कमांड पे ही काम करे। जब थैनोस आया था तब मैं उसको यूज करने का सोचा था बट सॉर्सरर सुप्रीम एंड बाकी सॉर्सरर की मेहरबानी की वजह से हमें दूर दराज से एलियन से भी मदद मिले थे और ऐसे में मैं अगर उन ड्रोन्स को ये कमांड देता कि जाके एलियंस को टारगेट करो तो हो सकता था कि हमारे साथ देने वाले एलियंस भी मारे जाते या फिर चोटिल हो जाते, इसीलिए मैंने उनको यूज नहीं किया। एंड हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने नोटिस नहीं किया कि जैसे ही मैंने मिस्टीरियो की गलती की बात की तभी आपका सवाल आया। मैं यहाँ पूरी तरह से प्रिपेयर्ड आया हूँ, इसीलिए मिस्टीरियो की बातों को पहले मैं डिबंक करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने ड्रोन्स में ये इल्यूजन टेक डाला ही नहीं था। बार्फ जिसको मैंने मेंटल पीस के लिए बनाया था उसको सिर्फ दो ही जगह तक सीमित रखा था, पहला जो मेरे पास था जिससे मैं अपने मेंटल पीस के लिए यूज करता था और उसका एक वर्जन हमारे एवेंजर्स हेडक्वार्टर में था जहां एवेंजर्स प्रैक्टिस करते हैं एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर, लेकिन वहां भी हमने ड्रोन्स को इन्वॉल्व नहीं किया था। ये इल्यूजन बनाने का आइडिया पिच किया था बेक ने, जिसमें हमने साथ में काम किया एंड मेरे अलावा सिर्फ वही है जो इसको बना सकता है। सो हमें पता है कि असली मुजरिम कौन है। बेक को पकड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका गए तो थे जो कि अभी मरने की कगार में है और अभी हॉस्पिटल में है। बेक ने ना सिर्फ आपको बल्कि हमें भी बेवकूफ बनाया, क्योंकि अगर बेक मरता तो उसकी बॉडी मिलती जो कि नहीं मिली, मतलब कि वो जिंदा है। प्लस जे जोना जेमसन को उन ड्रोन्स के इवेंट्स के कुछ समय बाद ही सारे क्लिप्स मिल गए थे, मतलब कि इसको भेजने वाला भी कोई था, तो हो सकता है कि बेक के साथ इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। पीटर को एडिट मिलती है उसके यूरोप ट्रिप से पहले, जबकि मिस्टीरियो उससे पहले ही हमें कई जगह
यहाँ पे देख चुका था, मतलब कि उसके पास ये ड्रोन्स और ये इल्यूजन बनाने के टेक पहले से थे। अब जो ड्रोन्स उसने बनाए थे वो सॉर्ट ऑफ काफी सिमिलर है हमारे टेक से, जिससे हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि इस इवेंट के पीछे हमारे किसी एक्स एम्प्लॉय का हाथ है, इसीलिए हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि पीटर बेगुनाह है एंड लंदन में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे स्टार्क इंडस्ट्रीज का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ क्रिमिनल्स का हाथ है जिसको पकड़ने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। इसके बाद टोनी कहता कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने मरने का नाटक क्यों किया, तो गाइस मैंने मरने का नाटक नहीं किया, बल्कि मैंने टोनी बनने का नाटक किया, क्योंकि टोनी स्टार्क के जाने के बाद से क्राइम एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको मैं रोकने में लगा हुआ था और उसको काफी हद तक रोक भी दिया था। लेकिन ये मिस्टीरियो आउट ऑफ नोवेयर आकर एक बहुत बड़ा तमाशा कर गया, जिसके बाद से टोनी अपने फेस से एक मास्क उतारता जैसे नताशा ने विंटर सोल्जर में हटाया था, और हम देख पाते कि ये टोनी स्टार्क नहीं बल्कि हार्ली किनर है, जिसको आप लोगों ने आयरन मैन 3 में देखा था। हार्ली बताता कि टोनी ने उसको एडिट का कंट्रोल दिया था, बट जब उसने पाया कि पीटर उससे ज्यादा वर्दी है तो उसने वो पीटर को दे दिया, जिसके बाद से पीटर से बेक ने इस एडिट ड्रोन्स का कंट्रोल ले लिया और यहीं पे गड़बड़ हुई। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागा एंड उसी के वजह से ऐसा हुआ, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने अभी तक तो अपने मेंटर टोनी को फॉलो करने के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके वजह से मैं नेक्स्ट आयरन मैन बनूं, बट हाँ, मिस्टीरियो के वजह से जितने भी लोग सफर किए हैं उन सबको मैं इंसाफ दिलाऊंगा, क्योंकि उसने ना सिर्फ मेरे मेंटर आयरन मैन के नाम पर कीचड़ उछाला है, बल्कि कैप्टन को भी हॉस्पिटल पहुंचाया है, जिससे ये मैटर अब पर्सनल हो गया है। स्टार्क फैमिली एंड पीटर को परेशान ना किया जाए, क्योंकि अभी मैंने जो भी कहा उन सब बातों का प्रूफ मैंने पब्लिक कर दिया है, जो कि आपको इंटरनेट में आसानी से मिल जाएगा, ताकि जनता भी जाने कि सच क्या है। मैं चला मिस्टीरियो को पकड़ने एंड फिर हार्ली वहां से उड़ जाता। टोनी, जो इतने देर से फ्यूरी के साथ टीवी देख रहा था, वो पूछता कि हार्ली इतना बड़ा कब हुआ, जिस पर फ्यूरी बताता कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा फैन था, प्लस इंटेलिजेंट भी था। कमी थी तो रिसोर्सेज की, जिसको हमने प्रोवाइड किया ताकि अगर कभी एवेंजर्स बागी हुए तो इसे मैं इस्तेमाल कर सकूं। टोनी कहता है कि क्या तुम इस बच्चे को हमारे अगेंस्ट यूज करते? फ्यूरी बताता कि इस बच्चे को कम मत समझो, क्योंकि इसने ना सिर्फ हर एक एवेंजर्स की कमजोरी ढूंढ निकाली, बल्कि कैसे हर एक एवेंजर्स को न्यूट्रलाइज किया जाए वो तक हमें बताया। टोनी थोड़ा कंफ्यूज्ड होके फ्यूरी से पूछता कि इसकी क्या जरूरत थी, जिस पर फ्यूरी कहता कि सिविल वॉर के बाद से तुम एंड कैप्टन बच्चों के जैसे लड़ रहे थे एंड मुझे लगा कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे कंट्रोल में लाने की जरूरत पड़ सकती है। तभी मैंने हार्ली को यहाँ पे कंटीजेंसी प्लान बनाने को कहा हर एक एवेंजर्स के लिए। ये मेरा सीक्रेट वेपन था जिसको अभी ही यूज करना पड़ गया तुम्हारी गलती की वजह से। टोनी कहता कि अब क्या जिंदगी भर ताना मारोगे? तो फ्यूरी टोनी के हाथ में फाइल थमाता एंड कहता कि ये है हार्ली की रिपोर्ट तुम्हारे बारे में। जो भी कमियां हैं तुम्हारे सूट में उसको ठीक करो, क्योंकि मुझे जंग में कमजोर सिपाही नहीं चाहिए। एंड हाँ, जब तक कैप्टन ठीक नहीं होते तब तक अर्थ वाले बेस को तुम संभालोगे, मैं वहां की रिपोर्ट्स भी तुम्हें भेज दूंगा। टोनी फाइल को खोलता एंड उस रिपोर्ट पे पढ़ता तो वो शॉक्ड हो जाता, क्योंकि हार्ली ने बिल्कुल सटीक कमजोरियां निकाली थी जो कि उसके मार्क 85 में था। टोनी स्माइल करता एंड कहता कि अच्छा काम किया बच्चे। मिस्टीरियो भक्त अभी भी पीटर को दोषी मानते हैं, इसीलिए पीटर की कहानी नो वे होम में जैसी थी वैसे ही चलती। मतलब कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता और सब गड़बड़ होती, जिसके बाद से सारे स्पाइडर मिलकर सारे विलन्स को बचाने में लग जाते। अंतर ये होता कि एडी, जो कि अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आता है, वो एक बीच से दूसरे बीच में नहीं आता, बल्कि वो उस जगह पर आ जाता जहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन को रोकने के लिए नया बेस बनाया गया था। मतलब कि एडी के यूनिवर्स में जहाँ पर बीच है, वहीं पे पीटर के यूनिवर्स में, मतलब कि हमारे इस यूनिवर्स में एक सीक्रेट बेस है। एडी को समझ नहीं आता कि वो कहां और कैसे आ गया, और इसीलिए वो वेनम से पूछता है, जिस पर वेनम कहता है कि इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है और इसके पीछे उसका कोई हाथ नहीं। ये लोग वहां से निकलने की कोशिश करते, बट वो नोटिस करते कि किसी भी डोर से बाहर जाने के लिए उनको एक कार्ड लगेगा, और इसीलिए एडी वेनम के मदद से किसी एक इंसान का कार्ड लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिसके बाद से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, जिस चक्कर में वो देखता है कि यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और कई सारे वेपन्स बन रहे हैं। इसी बीच जिस इंसान का कार्ड खोया हुआ रहता है वो रिपोर्ट करता है कि मेरा कार्ड मिसिंग है, जिस पर सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि तुम्हारा कार्ड तो अभी भी वर्किंग में है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जिस पर जिसका कार्ड था वो बंदा कहता पर मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। जिसके बाद से वो सुपीरियर ट्रेस करता कि वो कार्ड की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है और किसके थ्रू हो रही है, और तभी उसे यहाँ पे पता चलता कि ये एडी के पास है, और उसके बाद से वो उसको पकड़ने के लिए कई सारे लोग भेज
भेजता। इतने सारे लोगों को देख एडी खुद को वेनम में बदल लेता और लड़ने लगता। वेनम को ऐसे लड़ते देख सिक्योरिटी हेड टोनी को इन्फॉर्म करता कि एक एलियन हमारे बेस में आ चुका है, जिसके बाद टोनी वहां सूट अप करके जाता और वेनम के साथ वहां पे लड़ने लगता। आयरन मैन के ब्लास्टर्स और यूनिबीम वहां पे कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, और क्योंकि ये एक बंद जगह पे लड़ाई हो रही है तो टोनी यहाँ पे फुल पोटेंशियल में भी लड़ नहीं पा रहा होता है, तो यहाँ पे उसे अपने सूट के स्ट्रेंथ के दम में लड़ना पड़ रहा था। इसी बीच एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वेनम डोमिनेट करने लगता है कि तभी वहां पे टोनी सोनिक अटैक यूज करता है, जिसके बाद से वहां पे वेनम मजबूरी में एडी में बदल जाता है। जिसके बाद टोनी कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी कमजोरी साउंड है। जिसके बाद से एडी आयरन मैन की ओर देखता और कहता कि तुम कौन हो, जिस पर टोनी अपना मास्क हटाता और कहता कि यहाँ सवाल मैं पूछूंगा, और हाँ दोबारा से ब्लैक हल्क टाइप बनने की कोशिश मत करना, वरना डीजे का साउंड इतना बढ़वाऊंगा कि दोबारा ब्लैक हल्क बनने लायक नहीं रहोगे। जिस पर एडी कहता है ब्लैक हल्क का क्या मतलब हुआ। टोनी थोड़ा सा शॉक होता और कहता कि क्या तुम हल्क को नहीं जानते। जिस पर एडी अपना सर ना में हिलाता और उसके बाद टोनी कहता कि हल्क के जैसे तुम्हारा जो साइज बढ़ जाता है और तुम जो ब्लैक में बन जाते हो उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। एडी कहता कि उसका नाम वेनम है। टोनी कहता है कि वेनम हो या फिनाइल मुझे क्या, गार्ड्स इसको इंटीग्रेशन रूम में ले जाओ, मैं वहां पे थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद एडी को एक ऐसे रूम में रखा जाता है जहाँ पे चारों ओर सोनिक वेपन्स लगे हुए रहते हैं ताकि वेनम हलचल करे तो उसको शांत किया जा सके। कई लोग एडी को इंटीग्रेट करते हैं बट कुछ काम की बात नहीं निकाल पाते, इसलिए टोनी वहां आता है और बात करने लगता है, जहां वो पूछता है कि तुम हो कौन। जिस पर वो बताता है कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा नाम एडी ब्रॉक है। जिस पर टोनी कहता है कि एडी ब्रॉक ये है जो कि फिलहाल एक बास्केटबॉल खेल रहा है। एडी देखता और कहता कि ये तो मेरी बचपन की फोटो की जैसे लग रही है, बट फिर भी तुम जाके सैन फ्रांसिस्को में किसी को भी मेरे बारे में पूछ सकते हो, वो बता देगा कि मैं कौन हूँ क्योंकि मैं एक नामी रिपोर्टर हूँ। जिस पर टोनी कहता है कि अच्छा तो तुम एक रिपोर्टर हो जो कि यहाँ इन्वेस्टिगेट करते करते एक सीक्रेट आइलैंड बेस में आराम से घुस गए जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, और तुम यहाँ सिर्फ एक खबर की तलाश में आए। जिस पर एडी बताता कि मैं यहाँ आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। मैं तो मायमी में मस्त छुट्टी बना रहा था और फिर एक रोशनी आई जिसके बाद से मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। टोनी उस रूम के क्लिप को देखता है जहाँ पर वो टेलीपोर्ट हुआ था, तो वो देखता है कि एडी यहाँ पे एक तरह से सच ही कह रहा है। टोनी को लगता है कि ये मैजिक से रिलेटेड है, बट क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था वो एडी से पूछता है कि अपने बारे में और बताओ। एडी ने जितने भी खुलासे किए अपने वर्ल्ड में उसके बारे में बताने लगता है, बट वैसा कुछ यहाँ नहीं होता है, जिसके वजह से सबको इनकी बातें झूठ लगने लगती है। बट वहां सिर्फ टोनी स्टार्क ही रहता है जो इस बारे में सोच रहा होता है कि हो सकता है कि ये अल्टरनेट अर्थ या फिर के पैरेलल यूनिवर्स से आया हो। कि तभी वेनम एडी से बोलता है कि उसको तुम टच करो और मैं तुम्हारी मेमोरी उसको दिखा दूंगा, और यही बात एडी टोनी से कहता है। जिसके बाद से टोनी अपनी टीम को कमांड देता है कि अगर मुझ पे कोई खतरा दिखे तो इसको उड़ा देना, और इसके बाद से एडी टोनी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। जिसके बाद से वेनम एडी की मेमोरीज को दिखाने लगता है, बट क्योंकि टोनी की कंपैटिबिलिटी वेनम के साथ अच्छे से नहीं बन रही होती है इसलिए टोनी को और भी बहुत कुछ दिख जाता है। जैसे कि उसे ये दिखता है कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम हो रहा है, जिसमें वहां के पीटर बिल्कुल अलग है दिखने में और वो वेनम को मार रहा है। इसके बाद उसे नल वर्सेस सेलेस्टियल्स की लड़ाई दिख जाती है, जिसमें वो ये देखता है कि सेलेस्टियल्स को हराने के बाद से नल ने उसको मून में दफनाया था। इसके बाद टोनी देखता है कि नल कहीं पे कैद है और वो टोनी को अपने पास बुला रहा है, और टोनी के कदम उसकी ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वेनम टोनी से बॉन्डिंग तोड़ देता है। टोनी पूछता है कि वो कौन था, जिस पर वेनम बताता है कि इसके बारे में तुम ना ही जानो तो बेहतर है, मुझे बस ये साबित करना था कि एडी जो भी कह रहा है वो सच है। जिसके बाद से टोनी वहां से उठकर बाहर चला जाता है। वो अपने सैटेलाइट्स की मदद से मून को स्कैन करने के लिए फ्राइडे को कहता है, जिस पर फ्राइडे बोलती है कि हम वहां सर्च क्या कर रहे हैं। तो टोनी कहता है कि अगर वहां पे ह्यूमन शिफ्ट आर्मर या कुछ भी तुम्हें दिखे जो कि अनयूजुअल है उसकी रिपोर्ट मुझे देना और किसी को भी नहीं। तभी टोनी टीवी पर न्यूज देखता है कि हैप्पी के अपार्टमेंट के पास सैंड अचानक से आ गया है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि वैसे जगह पे उतनी सैंड है ही नहीं। बट क्योंकि टोनी अभी टोनी वर्सेस वेनम की मेमोरीज को देखा है तो वहां पे सैंडमैन को वो देखा था, जिसके बाद से वो समझ जाता है कि मामला क्या है। इसके बाद टोनी एडी के पास आता है और वो कहता है कि अगर मेरी थ्योरी सही है तो तुम अल्टरनेट यूनिवर्स से यहाँ पर आए हो, क्योंकि वेनम की मेमोरी में मैंने जो सैंड पावर वाले बंदे को देखा था उसको मैं यहाँ पे बाहर में तूफानी मचाते हुए देख रहा हूँ। एडी कहता है कि मैं किसी सैंड पावर वाले को नहीं मिला, जिस पर टोनी कहता है कि एडी
तुम भले ही ना मिले हो बट वेनम मिला है। एंड उसने मुझे दूसरे वेनम की मेमोरी या फिर क्या इसके खुद की मेमोरी दिखाई है जिसमें वो स्पाइडरमैन से लड़ रहा था, बट वो हमारे वाले से अलग दिखता है। जिस पर एडी कहता है कि ये स्पाइडरमैन कौन है, जिस पर टोनी कहता है कि क्या तुम्हारे अर्थ में स्पाइडरमैन भी नहीं है, जिस पर एडी कहता है कि मुझे तो ऐसा कोई बंदा याद नहीं। इसके बाद टोनी कहता है कि खैर जो भी हो, फिलहाल तो वेनम और स्पाइडरमैन ही ऐसे की पॉइंट मुझे नजर आ रहे हैं जिसके वजह से तुम अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आ गए हो। जिस पर वेनम कहता है कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ, एंड हाँ, जो तुमने देखा वो इसलिए था क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हाइव माइंड से कनेक्टेड है, जिसके अंदर सैकड़ों सिम्बायोट की मेमोरीज हैं जो कि मल्टीवर्स में फैले हुए हैं, और मैंने अगर उसका 1% भी तुम्हें दिखा दिया तो तुम्हारा ये छुटकू सा दिमाग कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पाएगा, उल्टा सर फट जाएगा। तभी टोनी को एक मैसेज आता है, जिसको देखने के बाद से टोनी अपने लेफ्ट पॉकेट से एक वैक्सीन निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है और वेनम की आंखों में देखते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या मेरा सर फटता है या नहीं, और मुझे मल्टीवर्स की वो सारी मेमोरीज दिखाओ। जिसके बाद वेनम कहता है कि मैं सारी मेमोरीज तो नहीं दिखा सकता, बट कुछ जरूर दिखाऊंगा तुम्हारी लिमिट को टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ कंप्लीटली बॉन्ड करना होगा, जो कि शायद तक तुम्हारे लोग करने ना दे। जिस पर टोनी अपने लोगों को कहता है कि सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि एडी यहाँ से कहीं भी ना जाए, बाकी अपना ख्याल मैं खुद रख लूंगा। और इसके बाद वेनम एडी की बॉडी को छोड़कर टोनी के साथ बॉन्ड करता है। वेनम जब आयरन मैन के साथ बॉन्ड करता है तो वो देखता है कि चारों ओर अंधेरा है, जिसके बाद टोनी पूछता है कि ये कहाँ है, जिस पर वेनम कहता है कि यहीं से तो सब शुरू हुआ था, कि तभी हमें सेलेस्टियल्स दिखते हैं जो कि खाली स्पेस में यूनिवर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, कि तभी उनको रोकने के लिए अंधेरे में से एक क्रिएचर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि नल था। नल कहता है कि बंद करो ये सब, ये अंधेरा मेरा साम्राज्य है, कि तभी एक सेलेस्टियल उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है नहीं था, हम सेलेस्टियल्स हैं एंड हम इस खाली जगह पर जीवन ला रहे हैं जिससे संतुलन बना रहे। नल कहता है कि खाली जगह, तुम्हें दिखता नहीं कि ये खाली जगह मेरी है जहां मैं रहता हूं, बट इससे सेलेस्टियल्स को फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम में लग जाते हैं, जिससे नल को गुस्सा आता है एंड उसी वक्त नल हमला कर देता है। जिसके बाद एक सेलेस्टियल का तो वो सर धड़ से अलग कर देता है, वहीं दूसरे सेलेस्टियल को वो उसी रोशनी में धकेल देता है जिससे वो यूनिवर्स क्रिएट कर रहे थे। इसके बाद बाकी सेलेस्टियल्स प्रोसेस को अधूरा छोड़कर नल पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे नल कुछ दूर फेंका जाता है, और जब वो खुद को संभालता है तो देखता है कि सेलेस्टियल्स वहां से जा चुके हैं। नल के बॉडी में जख्म लगा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि इनसे लड़ने के लिए उसे एक वेपन और आर्मर चाहिए होगा, इसीलिए वो मरे हुए सेलेस्टियल के सर में जाकर ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड को बनाता है। इसके बाद सेलेस्टियल्स के आर्मी वर्सेस नल की फाइट शुरू होती है, जिसमें कुछ सेलेस्टियल्स नल से लड़ रहे होते हैं तो कुछ सेलेस्टियल्स क्रिएशन के अधूरे काम को पूरा कर रहे होते हैं। नल गॉड ऑफ डार्कनेस होने की वजह से अकेले ही सेलेस्टियल्स पे भारी पड़ रहा था, क्योंकि इनफाइनाइट स्पेस में डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सेलेस्टियल भी हार नहीं मान रहे थे, जहां कुछ मरते ही दूसरे सेलेस्टियल आ जाते थे। एज बैकग्राउंड में जो सेलेस्टियल यूनिवर्स क्रिएट कर रहे थे, तो उस यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल्स जन्म ले रहे थे, जो कि नल से लड़ने के लिए बाहर आते थे और यहाँ पर बाकी सेलेस्टियल्स का साथ देते थे। कई साल और बीत जाते हैं, जिसके बाद से उसी यूनिवर्स से गॉड्स भी बाहर आते हैं सेलेस्टियल का साथ देने के लिए और नल को रोकने के लिए। बट गॉड्स के आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो नेक्रोसवॉर्ड सेलेस्टियल्स को मार सकता है वो गॉड्स को एग्जिस्टेंस से मिटा भी सकता है। नल समझ चुका था कि वो लोग नहीं रुकने वाले, तो नल कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे मेरी दुनिया छीनी है और अब मैं तुमसे तुम्हारी दुनिया छीनूंगा। और इतना कहते ही वो अपने असीम ताकतों को एक करता है एंड उस क्रिएशन की ओर टारगेट कर देता है, जिसको बचाने के लिए इतने सारे सेलेस्टियल्स और गॉड लड़ रहे थे, क्योंकि वहीं से बाकी सेलेस्टियल्स और गॉड आ रहे थे। नल उस क्रिएशन को करप्ट करने में कामयाब होता है एंड वहां भी अपने डार्कनेस को फैला देता है, जिसके वजह से सेलेस्टियल का क्रिएशन जो था उसमें भी डार्कनेस आ जाता है। और यही रीजन दिया जाता है कि क्यों स्पेस ब्लैक होता है। बट जिसको नल मास्टर स्ट्रोक समझ रहा था, वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, जहां इस मूव के बाद एक यूनिवर्स से कई सारे यूनिवर्स बिखरने लगते हैं, जिसके वजह से मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है, जिसमें अनगिनत यूनिवर्स बन जाते हैं, जिसके वजह से नल कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि सारी डार्कनेस अब मल्टीवर्स में फैल चुकी थी। अब हर यूनिवर्स में नल का एक वर्जन था, जो कि भले ही ओरिजिनल जितना पावरफुल ना हो, बट वो सेलेस्टियल्स एंड गॉड्स का सामना कर सकता था। जो लड़ाई इतने सालों तक क्रिएशन के बाहर चल रही थी, अब वो अंदर चल
चलने लगती है कि तभी टोनी वेनम को टोकते हुए पूछता है कि क्या हमारे यूनिवर्स में भी नल है। वेनम कहता है कि जहां डार्कनेस है वहां नल है। अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे यूनिवर्स के गॉड्स ने नल को कहीं पे कैद कर दिया हो और वहां से वो आजाद होने के लिए ही तुम्हें उकसा रहा है या फिर तुम पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई सिम्बायोट ना होने की वजह से तुम में से कोई भी उससे टेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे थ्रू वो तुमसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जब तुमने मुझे छुआ था तब तुम्हें उसकी एक झलक देखने को मिली थी। तभी टोनी पूछता है कि क्या नल को खत्म नहीं किया जा सकता, जिस पर वेनम कहता है कि जब तक डार्कनेस है तब तक नल है। टोनी पूछता है कि इन सब का तुमसे क्या रिलेशन, तो वेनम बताता है कि नल हर यूनिवर्स में बंटने के बाद ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड बनाता है, जो कि पहला सिम्बायोट था, जिसके बाद से कहानी अलग अलग यूनिवर्स में अपने हिसाब से चलती है। जैसे कि कुछ यूनिवर्स के अंदर सिम्बायोट्स जब दूसरे क्रिएचर से बॉन्ड करते हैं तो वो अच्छाई से रूबरू होते हैं, जिसके बाद से वो नल के खिलाफ चले जाते हैं और नल को ही कैद कर देते हैं। तो कुछ यूनिवर्स में नल से ये ऑल ब्लैक कोई और छीन लेता है, जिसमें से गॉड नाम का एलियन बहुत फेमस है क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर गॉड्स को मार चुका था, बट थॉर ने सबको बचा लिया। टोनी पूछता है कि हमारा थॉर, जिस पर वेनम बोलता है कि क्या तुम्हारे यूनिवर्स में गॉड द गॉड बुचर नाम का एलियन गॉड्स को मारते हुए दिखा है जिसे थॉर ने मारा हो। तो टोनी कहता है कि नहीं, अभी तक तो ना ही सुना है और ना ही देखा है। तो वेनम कहता है कि तब तो दो ही बातें हो सकती है, पहला ये कि गॉड द गॉड बुचर आने वाला है, वहीं दूसरी बात ये हो सकती है कि इस यूनिवर्स में वो है ही नहीं। खैर द पॉइंट इज कि वो जो ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड है उसी से सारे सिम्बायोट्स बाहर आए हैं। मेरे यूनिवर्स में तो नल ने गॉड्स को अच्छे से हराया था एंड सेलेस्टियल्स का नामो निशान मिटा दिया था, तो उसके बाद से उसने ऑल ब्लैक को अपने शरीर से अलग करके एक प्लेनेट में छोड़ के चला गया, जिसके बाद से समय बीता और वो सिम्बायोट से कई सारे सिम्बायोट्स बने और हम एक एक करके प्लेनेट पे कब्जा करने लगे ताकि नल को पता चले कि हम उसके बिना भी क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं अर्थ आया था बाकी कॉमरेड्स के साथ ताकि अर्थ को कॉन्कर करूं, पर एडी से मिलने के बाद मुझे लगा कि ये प्लेनेट को मुझे अपने लोगों से बचाना होगा ताकि ये लोग पीसफुली यहाँ रह सके। इसीलिए मैंने एडी की मदद की अपने जनरल राइट को मारने में। सो तुम देख सकते हो स्टार कि एडी और वेनम दोनों हीरोज है तुम्हारी तरह, ना कि बुरे लोग हैं नल या सिम्बायोट्स की तरह। टोनी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हीरो हूं, तो वेनम बताता है कि मैं जिसके साथ बॉन्ड करता हूं मैं उसकी मेमोरीज में झांक सकता हूं। टोनी पूछता है कि तुम्हारे जैसे सिम्बायोट सिर्फ बॉडी वॉडी देते हैं या कुछ और भी, जिस पर वेनम बताता है कि इट डिपेंड्स, हम किससे बॉन्ड कर रहे हैं। मुझे याद है कि कुछ यूनिवर्सेस में जब नल ने मरे हुए सेलेस्टियल्स की डेड बॉडी को इस्तेमाल करके हमला किया था, तो जो सिम्बायोट्स थे उन्होंने दूसरे मरे हुए सेलेस्टियल्स की बॉडी को कंट्रोल करके उसको काउंटर किया था। जिस पर टोनी पूछता है कि क्या तुम भी सेलेस्टियल आर्मर को कंट्रोल कर सकते हो, तो वेनम बोलता है कि फिलहाल तो नहीं। इसके बाद से टोनी पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्क्रल्स को कैसे हराया जाए, जिस पर वेनम कहता है कि हमारी डील हुई थी कि तुम एडी को जाने दोगे जब मैं उसकी हर एक बात को सच साबित कर दूंगा। जिस पर टोनी कहता है कि मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा हूँ, असल में तुम्हारे पास मल्टीवर्स का नॉलेज है, उससे मुझे ये जानना है कि स्क्रल्स को कैसे रोका जाए और मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम भी मेरे जैसे एक हीरो हो। क्या एक हीरो दूसरे हीरो की मदद नहीं करेगा? जिसके बाद वेनम मदद के लिए मान जाता है। वेनम कहता है कि हीरो तो मैं हूँ एंड फिर वो हाइव माइंड से कनेक्ट करके टोनी से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है उन्हें चेक करने लगता है, जिस दरमियान टोनी को खुद के अल्टरनेट वर्जन्स दिखने लगते हैं। एंड जैसे ही वो उनके बारे में पूछने जाता है कि वेनम कहता है कि देखो भाई, फिलहाल तो मुझे ये टोनी स्टार्क मिला जो स्क्रल से लड़ने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसके रे लगते ही स्क्रल्स अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो कि काफी काम आएगा तुम्हारे मिशन में। प्लस इस लड़ाई में तुम्हें कैप्टन की जरूरत पड़ेगी एंड कुछ दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ेगा। वहीं स्क्रल्स असल में अर्थ में मौजूद वाइब्रेनियम के लिए आए हैं कि तभी वेनम नोटिस करता है कि टोनी का कॉन्शियस के आजू बाजू नल का कॉन्शियस हावी हो गया है। जब टोनी अपने अल्टरनेट वर्जन्स को देख रहा था तो उनमें से एक वर्जन नल से हाथ मिलाता है जो टोनी को असीम शक्तियां देता है। वेनम बोलता है कि टोनी वो बस तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा कि तभी टोनी डरावनी आवाज में कहता है कि चुप,
वेनम कहता है कि टोनी, मैंने नल की ओरिजिन तुम्हें इसीलिए बताई थी ताकि तुम समझो कि वो बुरा है एंड तुम्हें उससे हाथ नहीं मिलाना है। टोनी मुस्कुराता है एंड कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ वेनम, अब तुम जा सकते हो। कि तभी टोनी के कॉन्शियस से ग्लो आने लगता है, जिसके बाद से वेनम टोनी से अलग होकर एडी के साथ जुड़ जाता है। वेनम को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है। कि तभी टोनी खड़ा होकर कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम मुझे आजमा सकते हो। एंड तभी हमें ये पता चलता है कि वेनम के साथ बॉन्ड करने से पहले टोनी ने एक्सट्रीमिस्ट वायरस का एक परफेक्ट वर्जन लिया था, जिसका एक वर्जन हम लोगों ने आयरन मैन 3 में देखा था। टोनी कहता है कि क्या तुम स्क्रल वाली बात फिर से बताओगे, क्योंकि जब तुम वो बात बता रहे थे तब नल मुझ पर हावी था तो मैं ठीक से उसे समझ नहीं पाया। मैंने तो सोचा था कि एक्सट्रीमिस्ट वायरस मुझे तुमसे मिलने वाले डैमेज से बचाएगी, बट ये तो मुझे नल से बचा ली। वेनम कहता है कि आग एंड साउंड दो ऐसी चीजें हैं जो कि हम सिम्बायोट्स की कमजोरी है, एंड क्योंकि वो मेरे थ्रू ही तुमसे बॉन्डिंग कर रहा था तो तुम्हारे बॉडी का अचानक से हीट करना हमारे बॉन्डिंग को वीक कर दिया। इसके बाद वेनम बताता है कि तुम्हें कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक पैंथर की मदद लगेगी स्कल से डील करने के लिए। कि तभी रोशनी आती है एंड वेनम को उसके यूनिवर्स में वापस भेज देती है। टोनी वेनम को पकड़ने की कोशिश करता है बट वो नाकाम होता है, लेकिन इसी वजह से वेनम का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जो कि टोनी के वॉच के पीछे जाके छुप जाता है, क्योंकि टोनी उस वक्त गुस्से में था, जिसके वजह से उसकी बॉडी हीट कर रही थी। उसके बाद टोनी उसी रूम में बैठ जाता है जहां कई बार उसके एसोसिएट्स आकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट टोनी अपने ही ख्याल में डूबा रहता है। वो सोच रहा होता है कि वो आगे क्या करेगा एंड इसी में घंटे गुजर जाते हैं। कुछ घंटों बाद वहां पे फ्यूरी आता है एंड पूछता है कि क्या हुआ एंड एक्सट्रीमिस्ट वायरस के बारे में तुम मुझे कब बताने वाले थे। हमने देखा है कि एक्सट्रीमिस्ट वायरस अगर सही से काम नहीं किया तो वो एक टाइम बॉम्ब के जैसा इंसान को उड़ा सकता है, जिस पर टोनी चुप रहता है। कि तभी फ्यूरी गुस्से में कहता है कि फॉर गॉड सेक टोनी, कुछ तो बोलो, क्योंकि तुमने अभी अभी ना सिर्फ अपनी बल्कि इस बेस में मौजूद हर इंसान की जान जोखिम में डाली। जिस पर टोनी कहता है कि मैंने किसी की भी जान जोखिम में नहीं डाली, मैंने एक्सट्रीमिस्ट वायरस को इतना परफेक्ट बना दिया था कि वो इंसान ब्लास्ट ना करे। मेरी ये वॉच एक एंटीडोट होल्ड करती है ताकि इन केस मेरे वाइटल्स थोड़े भी एबनॉर्मल हुए तो वो ऑटोमेटिकली मुझे इंजेक्ट करके फिर से नॉर्मल कर देगी, जैसे कि पेपर को नॉर्मल कर दिया था। उसके बाद टोनी फ्यूरी की ओर देखता है एंड कहता है कि हम एक एलियन इंटेलिजेंस से डील करने वाले हैं फ्यूरी, और हाथ में पिस्टल लेके तो हम जंग जीतेंगे नहीं। इसीलिए मैंने एक्सट्रीमिस्ट वायरस को बेटर किया ताकि अपने लोगों में उसको इंजेक्ट करके खुद की एक आर्मी बना सकूं, जो कि जंग में जख्मी होने के बाद खुद को हील कर सके। प्लस एक्सट्रीमिस्ट वायरस के वजह से हमारे लोगों को सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड थोड़ी बहुत फायर पावर भी मिलेगी। निक फ्यूरी कहता है कि ये रिस्की होगा, जिस पर टोनी कहता है कि रिस्क कहां नहीं है। वैसे एक्सट्रीमिस्ट वायरस को परफेक्ट करके मैं ये आइडिया पिच करने वाला था, बट वेनम के आने से सोचा इसे खुद पर ही आजमा लूं, बट मुझे नहीं लगता कि तुम अप्रूव करोगे। जिस पर फ्यूरी कहता है कि मैं इस पर पूरी रिपोर्ट देखना चाहूंगा। कि तभी टोनी बीच में बात काटते हुए कहता है कि स्क्रल्स अर्थ इन्वेड कर रहे हैं एंड अभी तक हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है उन्हें रोकने का। कम से कम हमारे पास ऐसी आर्मी तो होनी चाहिए जो उनका सामना कर सके। मैंने सोच लिया था कि थानोस से डील करने के बाद से मैं ये सुपर हीरो की जिंदगी छोड़ दूंगा और अपनी बेटी के साथ शांति से जीवन जीऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया को मेरी जरूरत है, बल्कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकूं अपनी बेटी के लिए। एंड इसके लिए अगर तुम मुझे सेल्फिश भी कहोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड हाँ, अब से चीजें मैं अपने हिसाब से करूंगा। एंड तुम्हें लगता है कि मेरे प्रेजेंस या मेरे एक्सपेरिमेंट से तुम्हारे सोल्जर्स को खतरा है, तो मैं मून में जाकर अपने काम को कंटिन्यू करूंगा जहां पे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। एंड ये मैं बता रहा हूं, ना कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मून पर बेस बनाने एंड वहां पे ऑपरेट करने के लिए जितने भी परमिशंस वगैरह लगेंगे उन फॉर्मेलिटीज को तुम देख लो, मैं एग्जैक्ट लोकेशन वहां जाकर भेज दूंगा। फ्यूरी कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा बट मैं मैनेज करता हूं। टोनी थैंक यू बोलते हुए हाथ मिलाता है और फिर वहां से जाने लगता है। कि तभी फ्यूरी पीछे से टोकते हुए कहता है कि उस एलियन सिम्बायोट से कुछ पता चला या नहीं, क्योंकि एजेंट्स बता रहे थे कि तुम उसके साथ काफी देर तक बॉन्डेड थे। जिस पर टोनी कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमने कुछ कहा क्या? और तभी वो सूट अप करके वहां से उड़ जाता है आसमान की ओर। इसके बाद फ्यूरी अपने एजेंट से कहता है कि मुझे कैप्टन की अपडेट दो, मैं टोनी एंड स्क्रल से एक साथ डील नहीं कर सकता। कैप्टन रहेगा तो वो कम से कम टोनी को संभाल लेगा, बाकी टोनी पर भी नजर रखो क्योंकि मुझे पता है कि ही इज अप टू समथिंग। कि तभी हमें टोनी स्पेस की ओर जाते हुए दिखता है।
एंड इसी के साथ हमारा ये सीजन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सीजन पसंद आया हो, क्योंकि हम बहुत ही जल्द सेकंड सीजन के साथ वापस आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। एक पिद्दी सा आइडिया है, देखें काम आता है कि नहीं। तो आज का पैकअप करने से पहले एक और ट्रायल मॉडल बना के देख लेते हैं। तो चलो इस बार एक उल्टी सी मोबियस पट्टी बना के देखो प्लीज। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टोनी।